नमस्कार। हमारे शो नया साल नया बोल मन की आंखें गोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम एक विशेष रूप से तैयार किया गया है जिसमें बहुत सारी बातें हम करते हैं। साथ में हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जिसका चारों तरफ शोर मचा हुआ है और हम सब भी चूँकि इस प्रकृति का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने अपने कुछ ना कुछ योगदान इस दिशा में देते चले जाएं। तो आइए, नया साल नया गोल, नया साल नया बोल में मिलते हैं अपनी मेहमान रीमा सिंह से। रीमा जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। रीमा जी, बताइए अपने बारे में कि आपकी पहचान क्या है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम रीमा सिंह है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से ही हूँ और मैं एक गृहिणी के साथ साथ फैशन डिज़ाइनर भी हूँ और काम के साथ साथ मेरी रुचि लेखन में बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं कितना भी काम में व्यस्त हूँ पर अपने लिए वक्त जरूर निकालती हूँ लेखन में। और कहते हैं ना कि साहित्य जो है वो आपको सभी के साथ बांध के रखता है। बिल्कुल। तो मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ, सभी के साथ बंध के रहना चाहती हूँ, इसीलिए साहित्य से जुड़ी हुई हूँ और साहित्य सभी के हित के लिए होता है। अच्छा। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी कुछ लिखूं वो सभी के हित में हो। अच्छा। वो सिर्फ मेरा पर्सनल ना रहे, कुछ ना कुछ उससे लोगों तक अच्छी मतलब मैसेज पहुंचे और कुछ अच्छा योगदान तो मैं अपने देश के लिए दे सकूं। ओके। तो जब हम लेखन की बात करते हैं तो हम किसी न किसी को एडमायर करते हैं, किसी को पढ़ते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी को देखते आते हैं, तो हमारे जहन में एक ख्याल बनता है कि हाँ, ये जो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, वो हमें अच्छा लगता है और क्यों ना हम इसमें कोशिश करें। तो आपका रोल मॉडल कौन है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं बचपन से इस चीज़ के लिए उत्सुक थी कि कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछे और मैं उनका नाम ले सकूं। मैं अशोक चक्रधर जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। मैं बहुत छोटी थी, करीब 5th-6th क्लास में थी, तब से मैं उनका शो देखती थी। दूरदर्शन पे वाह वाह शो आता था जी। और बच्चे जब खेल रहे होते थे मैं टीवी पर उनका शो देखती थी और उनके लेखन मतलब उनकी कविताओं से मैं इतनी ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली कि मतलब मेरी जो रुचि जागी है वो उस शो को देखकर ही कि मुझे भी अशोक चक्रधर जी जैसा लिखना है। हालांकि मैं उनके जैसा तो नहीं बन सकती हूँ, बहुत महान हस्ती हैं, लेकिन कोशिश सकते हैं कि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। और आज तक अभी भी मैं उनकी रचनाएं सुनती हूँ और सुनकर ही अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं अशोक चक्रधर जी को मतलब अंदर बांधने की कोशिश करती हूँ कि मतलब वो में नजर आए। और बहुत लोग कहते भी हैं, जबकि आपकी रचनाएं पढ़कर हमें लगता है अशोक चक्रधर जी की छवि, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं उनकी छवि बनना चाहती हूँ। सर से कुछ सीखा है मैंने, उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम बात करें, आपके पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो एक विधा निकल के आ रही है कि आप लेखन में अपना रुझान रखती हैं। दूसरी विधा हम बात के चले कि ड्रेस डिजाइनिंग के लाइन में आपका है। और क्या इसके अलावा कोई और चीज़ छुपी हुई है? नहीं, फिलहाल तो मैं इन दोनों कामों में ही अपने आप को मतलब कोशिश ये है कि मैं इन दोनों कामों में ही आगे बढ़ूं। अच्छा। तो कभी ऐसा मन नहीं होता है कि जो कविताएं वो बोलते हैं उसको संगीत का कुछ? हाँ बिल्कुल, वो तो है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो धुन उसमें छुपी रहती है। तो ऐसा नहीं है, हम गुनगुनाते भी हैं उसको, लिखते हैं तो। और मेरी जो मेन विधा है, मैं लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं हास्य में लिख सकूँ, क्योंकि आजकल ना हर तरफ लोगों के मन में बहुत टेंशन है, लोग कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हैं। तो अगर हम 4 लाइनें भी ऐसी लिखें कि जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं ज़्यादातर हास्य लिखती हूँ। और अगर कुछ ऐसी शुरुआत भी होती है कि वो करुण से उसकी स्टार्टिंग हुई है, बट मेरी कोशिश होती है एंड में उसका हैप्पीनेस से करें आप, ताकि लोग बेशक उदासी पढ़ने शुरू किया पर खत्म खुशी के साथ। जी। तो जैसे ये एक चीज़ हो गई आपकी कि गीत कविता और ये है, तो आपका संगीत से कोई नाता है? मेरे घर में जरूर संगीत है और मुझे संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेती हूँ।
पर बहुत ज्यादा नहीं। मैं उसमें अच्छा चलिए लेखन की बात करते हैं, क्योंकि लेखन आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट है और इसमें आप जान है, समझ लीजिए। चलिए उसकी बात करते हैं हम। तो जब आप लेखन लिखते हैं तो अभी तक जितना भी आपने लेखन हुआ उसमें यदि आपको चुनने की बात करें कि हाँ ये मेरी इतनी बढ़िया चीज़ है कि हाँ ये इसको मैं पढ़ के खुश हुई, या लोगों ने पढ़ा या छपा कहीं पे हमने सुनाया इस चीज़ को, तो वो चीज़ आपकी कौन सी ऐसी रचना है जिसको आप सबके सामने रखना चाहेंगी? बिल्कुल। क्या होता है, जो रचनाकार होते हैं ना, उनके लिए उनकी रचनाएं उनकी संतान की तरह होती हैं। अच्छा। तो कहते हैं ना कि एक माँ अपने 4 संतान में से किसी एक को नहीं चुन सकती, उनके लिए सब। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं तो हम जितने भी रचनाकार हैं हमारे लिए, तो हमारी सारी कविताएं हमारी फेवरेट होती हैं। बिल्कुल। पर हाँ, बात जहाँ आती है कि और लोगों ने कितना पसंद किया, तो मेरी काफ़ी कविताएं हैं जिनको बहुत लोगों ने पसंद किया है। और मेरे तो घर के भी लोग जो पढ़ते हैं तो वो जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। पर मैंने अपनी एक कविता लिखी थी अमृता प्रीतम, अमृता जी के ऊपर, एक अपनी चंद लाइनों में उनकी जीवनी लिखने की कोशिश की है जी। और लोगों ने बहुत पसंद भी की है उस कविता को। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा प्रीतम ओके। कविता। तो मतलब ये आप कहीं प्रकाशित हुई है या आपके पास ही आपकी अमानत बन के रखी हुई? मेरे ही पास है अभी। क्योंकि मैं ना अपनी कविताओं को ऐसे एकदम से कहीं पे भी प्रकाशित नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि मूड जब होता है तो हम हर तरीके की रचनाएं लिख लेते हैं। जी, पर जी। वो समय आने पर जब जहाँ मुझे जरूरत महसूस होती है तब उसका उपयोग करते हैं। हाँ, अच्छा, तो अभी आप क्या आपका लेखन कार्य चल रहा है? क्या आपको इस विषय पे लिखने की? अभी जो रिसेंटली करीब पिछले 2 साल से मैं माँ मीराबाई के ऊपर रचना लिख रही हूँ। और वो एक खास विधा है घनाक्षरी। अच्छा। जिसमें मैंने घनाक्षरी की काफी सारी विधाओं को मतलब मिक्स किया हुआ है कि सभी विधाओं में लिखूं। अच्छा। और अभी करीब 180 कविताएं मैंने मीरा के ऊपर लिखी हुई हैं। पर अभी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि एक आम इंसान को समझना बहुत आसान है, पर मीराबाई को बहुत मुश्किल है उनको जीना। तो जब हम एक रचना लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा और लिख दिया, मुझे उनको जीना पड़ता है। तो वो अगर मैं 4 लाइन भी लिखती हूँ तो उतनी देर के लिए मुझे एक तरीके का ध्यान लगाना पड़ता है, ताकि वो पहले तो मुझे उनका आशीर्वाद मिले, तब जाके, क्योंकि वो एक साधना है। वो कुछ पंक्तियां नहीं है, कुछ शब्द नहीं है, वो ऐसे भाव डालने पड़ते हैं कि उसमें माँ मीरा का व्यक्तित्व नजर आए। तो वो पल जब मैं जीती हूँ, वो चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, तो वो मैं उनको बहुत अपने करीब पाते हैं। जब जाके मैं शायद उनके सामने बैठी तब दो लाइन लिख पाते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लिखना एक साधना ही है। आप हर वक्त लिख तो लेते हैं, लेकिन जब हम किसी खास व्यक्तित्व के बारे में लिख रहे हैं तो हमें उसको पूरी तरीके से जी कर, समझ कर, एक एक शब्द तोल के लिखना पड़ेगा। जाना और उससे निकलना, वो दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, अक्सर हम लोग, मैंने भी एक किताब लिखी है गांधी और हम करके, और उस पर मुझे अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड भी मिला है, और काफ़ी साल पुरानी बात है। लेकिन मैंने वो किताब इसलिए लिखी कि जब भी हम गांधी जी की बात करते हैं, वो एक राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना कोई मामूली चीज़ नहीं होती। हम अपने घर के 4-5 लोगों को एकमत नहीं कर पाते, उन्होंने देश और दुनिया को एकमत किया। तो कोई योग्यता तो उनके अंदर होगी, कोई क्वालिटी तो उनके अंदर होगी। लोग जब भी महात्मा गांधी की बात करते हैं तो बहुत ही रफ तरीके से बात करते हैं। तो मेरा उस किताब को लिखने का मंशा ये थी कि जब भी हम किसी के बारे में एक भी शब्द बोल रहे हैं तो पहले आप उसको आत्मसात करिए कि आप एक शब्द बोलने के अधिकारी तब हैं जब आप उसको जानते हैं, है ना। तो मैंने वो किताब इस भावना के साथ लिखी थी कि लोगों को कुछ भी कहने का, किसी के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है जब तक आप उस लायक नहीं बनते हैं। तो लिखना एक साधना है, आपको डूबना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके आप एक लाइन लिखने के उसमें आते हैं जो परफेक्टली बन के निकलती है। सिर्फ लिख देना एक बात होती है और परफेक्ट निकलना एक अलग बात है, जो लोगों को पढ़ के समझ में आए, कनेक्ट कर पाए, वो चीज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ। तो ये रुझान, मतलब एक तरफ लेखन को आप एक सांचे में ढाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक कपड़े को सांचे में ढाल रहे हैं, ये क्या हुआ? दरअसल मेरा ये काम तो शादी के बाद मैंने इस काम की शुरुआत की, क्योंकि मुझे ऐसा था कि सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है, मुझे घर परिवार सबको बैलेंस करते हुए कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो इसलिए मैं इस फील्ड में इसलिए आई ना कि इसमें एक तो लेडीज़ लोगों को हम
मोस्टली हम उनके कनेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, उनको हम समझ भी पाते हैं। जी जी। तो उनकी रुचि, और मुझे खुद भी ड्रेसेस का बहुत शौक था, तो जब मैं अपने लिए डिज़ाइन करती थी और पहनती, किसी के भी सामने गई तो लोगों को पूछते थे लोग कि कहाँ से करवाया, तो वो मेरी खुद की डिजाइनिंग होती थी। वैसे मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूँगी कि जैसे ही मैंने आपके घर में एंटर किया तो एक बहुत खूबसूरत वेल मेंटेन्ड महिला से मेरा सामना हुआ। मेरे को उसी वक्त आपको कहना चाहिए था कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपने जो चीज़ पहना है ना वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, एकदम खिल रहा है आपका रूप उससे। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपको रोकने के लिए। तो बस यही एक रीज़न था कि जब लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे ड्रेसेस को, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं खुद को कितनी बार मिरर के सामने देख सकती हूँ, तो मैं ऐसा कुछ करूँ जब लोग मुझे मेरा काम मेरे आंखों के सामने मुझे दिखे जी। तो वो एक तरीका था, और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ी, और मैंने अपने आप को जब मैं कुछ बनाती थी और लोग उसे पहने हुए दिखते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। जब वो स्पेशली आगे बोलते थे कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, ओके। इसमें मुझे डबल फायदा हुआ, इनकम के साथ साथ मेरी खुशी बढ़ी। मतलब दोनों ही फील्ड आपके रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं। दोनों में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। हाँ, मतलब एक सादे से कपड़े को आपको डिजाइनर बनाना है या आपको उसको डिजाइन करके देना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, समझ होनी चाहिए उस चीज की। बिल्कुल रीमा जी, हमारा एक सेगमेंट है एक पृथ्वी और एक मैं, जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज पे आपका एक आइडिया जानना चाहते हैं कि आपका क्या योगदान हो सकता है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो एक पृथ्वी एक मैं में आपका क्या आइडिया है? एक पृथ्वी और एक मैं में मेरा आइडिया ये है, देखिए हर घर में न्यूज़पेपर आता है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई घर होगा जहाँ न्यूज़पेपर नहीं होगा। अब क्या होता है, सुबह उस न्यूज़पेपर को हमने पढ़ा और शायद 2-3 घंटे बाद ही, जब तक पढ़ा उसके बाद वो टेबल के ऊपर के बजाय नीचे चला जाता है। तो एक दिन मेरे ऐसे दिमाग में आया कि मेरे बुटीक के लिए मुझे बैग तो चाहिए होते हैं। तो मैं पॉलिथीन मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 7-8 साल हो गया, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ, शॉप पे मंगवाती ही नहीं हूँ। कपड़े वाले थैले वो बनवा के या रेडीमेड मंगवाती थी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन आया कि उसमें काफ़ी एक्सपेंस हमारा खर्च होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस पेपर बैग को यूज़ करूँ जी। तो मैंने उससे हर साइज के, छोटे से लेके बड़े तक के पेपर बैग बनाना शुरू किया, और ये काम मैं खुद करती हूँ, मैं किसी से करवाती नहीं हूँ कि मैं तो जब भी मेरे पास शॉप पे फ्री टाइम होता है, मैं अगर 10-15 मिनट भी है तो उस टाइम पे मैं सारा सामान मैंने रखा हुआ है, मैं वहाँ पर ये रेडी करती हूँ। और जब मैंने ये करीब 2.5 साल पहले से स्टार्ट किया था और लोगों को देना शुरू किया ना, ये काम कोविड के पहले से ही शुरू किया था, बीच में काफी टाइम बंद हुआ, फिर वो वापस से उसी चीज पे हम आ गए उस ट्रैक पे। तो लोग बहुत खुश होते थे, वो जितना सामान को लेकर खुश नहीं होते थे ना, वो पैकेट देखो खुश होते थे। तो इस तरीके से एक तो हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं कि पॉलीथीन यूज ही नहीं होगा हमारे पास। तो साड़ी तक के इतना बड़ा कवर बनाती हूँ मैं, जिसमें साड़ी भी इजीली आ सकता है। अच्छा। और वो लोगों को मैं तो बोलती हूँ, किसी को गिफ्ट भी करना हो तो आप पेपर इसी में दो। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं सोचो कि आपको कलरफुल करना है, ये करना है। ये भी एक नायाब आइडिया है, मतलब अच्छी चीज है जिसको अपन कर सकते हैं। सभी को, जितनी गृहिणी है जो घर पर है, उनसे भी ये निवेदन करूंगी कि वो अगर उनके पास टाइम हो तो बेशक वो 10-20 कैरी बैग भी बना सके ना। हाँ, लेकिन बना सकते हैं। आसपास मोहल्ले में शॉप है, उनको देकर आए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देके, क्योंकि क्या होता है जब हम इसे रद्दी वाले को देते हैं तो वो कितना देगा हमें, 10 या 12 रुपए देगा। बिल्कुल। लेकिन अगर यही चीज हम वो शॉप पर देके आएंगे ना, तो वो उनके लिए भी एक अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस भी होगा। कम से कम आप 10 पॉलीथीन पैकेट बचा रहे हैं, तो ये छोटा सा, ये छोटी सी एक कोशिश है जिससे आप अपना योगदान कर सकते हैं। और ये धरती ने हमें क्या नहीं दिया, हम इतनी छोटी, बिल्कुल दे ही सकते हैं। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत आइडिया हमने आज अपनी गेस्ट से जाना है। तो आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ होंगे। आप हमारा शो देख रहे हैं, अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने रिएक्शन हमें भेजिए, और यदि आप हमारे शो पे आना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी भेजिए। आगे प्रोग्राम में आपसे यूं ही मुलाकात होगी। नमस्कार।